चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना अपन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर शेयरिंग में, जिसमें अपन समझेंगे कि पावर शेयरिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने समझ लिया था कि पावर शेयरिंग एक देश में अपना के आप सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश कर सकते हो, एक प्रकार से हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकते हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हो। अच्छा, ये इस देश का नाम ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा देश है जहाँ पे आप पावर शेयरिंग ला के इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपने अटेम्प्ट कर ली, इतनी सारी चीज़ें आपने करके दिखा दी। वेयर एक दूसरा देश जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई और आज उसके आप हाल देख ही सकते हो किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये लेक्चर आपके हर एक पीएससी हो चाहे यूपीएससी लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको सेम लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि आज आप 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें ना अपन। तो वाई पावर शेयरिंग, यहां पे ना अपन दो चीजें समझेंगे, एक समझेंगे प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा समझेंगे मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो वो चीज जो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो, और मोरल रीजन की बात करेंगे वो चीज जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। इज दैट क्लियर? पहले में अपन देखेंगे कि वो चीज जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो, किस चीज की बात कर रहे हैं अपन? पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। और मोरल में अपन वो चीज देखेंगे जो सोशली इंपॉर्टेंट हो। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें अपन को बहुत बारीकी से समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपन ने कुछ पॉइंट्स को ना पहले से बाइफरकेट करके रख दिया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि प्रूडेंशियल अगर रीजन की बात करें तो सबसे पहली चीज होती है पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम होती है। यानी अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कि अपन ने बेल्जियम में देखा था। बेल्जियम में क्या फ्रेंच पीपल जो कि इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस थे डच पीपल को ओवर रूल कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। या डच पीपल जो कि नंबर्स में ज़्यादा थे क्या फ्रेंच पीपल को ओवर रूल कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। दोनों कम्युनिटी आपस में अच्छे से रह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की संभावना हो गई कम। इज दैट क्लियर? सेकेंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो सिंपल सी बात है, अगर दो बच्चे आपस में चॉकलेट को इक्वलिटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल हाँ। क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल हाँ। तो वहाँ पे क्या हो गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल पावर अमंग सिटीजन। देखो एक चीज याद रखना, पावर का कंसेप्ट यही है कि लोकल लेवल पे लोग पावर को एंजॉय करें। ऐसा ना हो कि लोकल लेवल पे लोग पावर का मतलब ही नहीं जानते। तो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि पॉलिटिकल पावर को ना लोकल लेवल के सिटीजन्स तक पहुंचाना है। कैसे बैठ के एक ब्रिज की तरह काम कराना है अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आम आदमी के बीच में। सपोज करो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये एक आम आदमी है, तो पावर शेयरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उस आम आदमी का एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट तक हो, पहली चीज, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स एक आम आदमी को मिले। यही पावर शेयरिंग का ना एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमेशा याद रखना कि एक आम आदमी का एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट तक हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो हो वो आम आदमी की भलाई के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन मोरल की बात करते हैं जिसमें सोशल इंपॉर्टेंस देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग अगर आप कर रहे हो ना तो सोसाइटी में पीस तो वैसे ही स्टैब्लिश होना है, लड़ाई झगड़े कम होंगे, पीस स्टैब्लिश होगी, ये सारी चीजें। वेयर एज अगर हम बात करें पावर शेयरिंग से ना, पावर शेयरिंग से आप कंसल्टेशन करोगे। डेमोक्रेसी का बेसिक काम क्या है? कंसल्टेशन ही तो है। क्या हर एक मुद्दे पे अपन सोचते हैं कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जब उस चीज पे विचार करेंगे तो क्या एक ज्यादा इफिशिएंट डिसीजन आपके सामने आएगा, ज्यादा बेहतर डिसीजन क्या आपके सामने आएगा? बिल्कुल हाँ। तो इस वजह से भी ना एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? पावर शेयरिंग, कंसल्टेशन। अब जब कंसल्टेशन कर रहे हो ना, सबकी बात सुनी जा रही है ना, तो इससे क्या होगा? एक बॉन्ड क्रिएट होगा कि हम सब एक हैं, और उस बॉन्ड से क्या डेवलप होगा? यूनिटी डेवलप होगी कि हम सब वाकई में एक हैं। और इस चीज का प्रूफ है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आज भारत सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है ना, कितनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम इतने अच्छे से खुद को संभाल कर रखे हुए हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आज थोड़ा हंसी मजाक नहीं हो रहा, अरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक हर वक्त थोड़ी ना। चलो ठीक हो गया, चलो अब वापस आते हैं टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहां से अब अपना हंसी मजाक वाला टॉपिक चालू है। जिनने ना स्किप कर दिया ना ये वीडियो, काफी मजेदार होने वाला है। अब मतलब आप उनको रिकमेंड करोगे कि ये वाला पार्ट तो जरूर देखो। तो बच्चे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में ना हम सिर्फ एक ही चीज की बात करेंगे, शादी के एग्जाम्पल की।
2016 से लेके अभी तक हम वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को समझने के लिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो ये दो पर्सन हैं, इन दोनों की मैरिज होनी है, ठीक है। इमेजिन बस करना है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन दोनों पर्सन की क्या होनी है, मैरिज, मिस्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे जो फैमिली हेड है, सपोज करो ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, दादा या दादी जी हेड होंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर क्या होंगी, हेड होंगी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द फैमिली कौन है, दादा या दादी। अब इनके इमेजिन करो, आज से बहुत पहले की बात है, इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। ये 4 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। इनके कितने, 4 बच्चे हैं। अब शादी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन डिसीजन किसने लिया, घर के हेड ने, और काम को ना डिवाइड कर दिया कि बड़े पापा जो हैं वो क्या करेंगे, पूरे रिलेटिव्स को या रिलेटिव्स का ख्याल रखेंगे, कौन, बड़े पापा। जो दूसरे बड़े पापा हैं वो क्या, बड़े पापा 2, बड़े पापा 1, वो क्या करेंगे, सपोज करो खाने के डिशेस के बारे में पूरा ध्यान रखेंगे कि उनके रिलेटिव्स के खाना कैसा होना चाहिए, कौन सी डिशेज उनको पसंद है, किस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं पापा जी क्या करेंगे। तो पापा जी पूरे एक प्रकार से जितने भी टेंट वगैरह हैं उसका अरेंजमेंट करना, उनके रिलेटिव्स के रुकने का अरेंजमेंट करना, ये कौन कर रहा है, पापा जी। और लास्ट में ना चाचा विधायक हैं, चाचा जी क्या करेंगे, डिस्प्यूट को, चाचा विधायक हैं तो पावरफुल तो होंगे, तो जितने भी सोसाइटी में डिस्प्यूट हो रहे हैं, रिलेटिव्स किसी भी कारण से अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे हैं, उस चीज़ को सॉल्व कौन करेंगे, अपने चाचा जी। चाचा जी तो विधायक हैं ही अपने, ठीक है, मजाक है, चलो वापस आओ। अब यही काम क्या किया इन लोगों ने, इनका बीच काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनने क्या कर दिया, ये काम ना लोअर लेवल पे लेकर आए। कैसे, इमेजिन करो बड़े पापा के 3 बच्चे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एक से कहा कि बेटा यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द रिलेटिव्स, दूसरे से कहा कि उनको जाके इनविटेशन दे के आओ, और तीसरे से कहा जब वो आए ना तो उनका वेलकम और उनका जो डिपार्चर हो वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि याद तो ना सिर्फ 2 ही चीज़ रहने वाली है, एक तो वेलकम और एक डिपार्चर, ठीक है। शादी ऐसी होती है, देखना कभी घर के एग्जाम्पल को इमेजिन करो, ऐसे फालतू मत सोचो, है ना। बड़े पापा 2 के भी 2-3 बच्चे, एक से कहा कि बेटा पहले आप डिश की लिस्ट तैयार करो, दूसरे से कहा यू शुड जितने भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो सब अरेंजमेंट की आपकी जिम्मेदारी है, और तीसरे से कहा हर एक टेबल पे जाके ना खाना को खुद से टेस्ट करना है कि वास्तव में वो खाना सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं जो पापड़ बने उसमें नमक तेज़ हो गया हो, या सब्जी में शक्कर तेज़ हो गई हो, पता नहीं, खीर में मिर्ची डल गई हो, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये काम पापा का काम क्या है कि टेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराना है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने 3 लोगों के बीच काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही चाचा ने कर दिया कि चाचा के सामने बहुत सारे लोग आए, एक आदमी को चाचा ने काम दे दिया कि वो जो लोग आ रहे हैं जो गाना गा रहे, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं कहाँ चला, फिसल गया, गेटिंग माई पॉइंट, उन लोगों को हैंडल कर रहा। चाचा डिस्प्यूट को रिड्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर, तो इनने क्या कर दिया, अपने अपने सबऑर्डिनेट्स तैयार कर दिए, और इन सब का मिला के काम सिर्फ एक ही है कि हाउ इन दोनों की शादी सक्सेसफुल हो, काम इफिशिएंट। क्योंकि आप एक चीज बताइए, क्या ये दोनों पर्सनल एक अकेले होने के बावजूद ये पूरा काम अकेले कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इनको ना अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब यहां पे ना पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को बहुत बारीकी से पकड़ना, ठीक है। यहीं पे पूरे आंसर्स हैं। ये जो 4 टाइप के ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, ये सारे आंसर ना इस शादी वाले एग्जाम्पल में है। अब कहोगे कैसे, तो उसको ना बहुत बारीकी से समझना। देखो, क्या ये 4 एक लेवल पे हैं? बिल्कुल हाँ। अगर हम कहें एक समान काम चारों लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल हाँ। दिख रहा है ना, क्या ऊपर नीचे तो नहीं है, सब इक्वली काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इन्होंने काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और यहां पर भी ऊपर से नीचे? बिल्कुल हाँ। यस और नो? फिर कई बार क्या होता है, कुछ लोग को अपन एक्स्ट्रा पॉइंट कर देते हैं कि जाके ना उन वाले फूफा जी पे नज़र रखनी है, उन वाले जीजा जी पे नज़र रखनी है कि उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, हर एक बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है। देखा होगा ना आपने। तो ये क्या कर दी, ये अपन ने एक्स्ट्रा लोग अपॉइंट कर दिए जो क्या करेंगे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि वो क्रिटिसिज्म आप अच्छे से एक्सेप्ट करो और उसमें सुधार लेके आओ।
एक आएंगे कोई अंकल जी, वो कहेंगे कि यार नमक तेज़ है, तो अपन तुरंत जाके नमक क्या कर देंगे, कम करवाने की कोशिश करेंगे। वो अलग मैटर है कैसे कर रहे हो, वो अपन बावर्ची नहीं बनना अपन को, ठीक है। तो यहीं पे ना अपना पूरा आंसर छुपा हुआ है पावर शेयरिंग का, कि पावर शेयरिंग किस तरीके से, किस लेवल तक कैसे एंजॉय करने वाले हैं लोग। और काम सिर्फ एक ही है ना, हमेशा याद रखना, काम सिर्फ एक ही है, कैसे भी चीज़ों का या इफ़िशियंसी को बढ़ाना है, चीज़ों को इफ़िशियंट बनाना है, वर्क बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ने वर्क कर लिया वो पूरा गुड़ गोबर टाइप हो गया, कबाड़ा हो गया, ऐसे नहीं। तो अब यहीं पे ना पूरे आंसर छुपे हुए हैं। जैसे पहला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ना देखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस आई साइड के पैरेलल, देखो दिख रहा है ना, आई साइड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस आई साइड के परपेंडिकुलर, वर्टिकल मींस आई साइड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे देखो, क्या ये आई साइड के पैरेलल दिख रहा है, यही है। अब यहां पे ना अब दिमाग में जल्दी से शिफ्ट करो, इमेजिन करो ये लेजिस्लेटिव है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाना। ये क्या है, जुडिशरी है। जुडिशरी का काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिव्यू देना। और ये क्या है, मीडिया है। मीडिया का काम क्या होता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नजर बनाए रखना। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो ना। यहां पे चाचा का भी तो कोई रोल नहीं है, चाचा को अपन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी चाचा, ठीक है। चाचा को अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अपन को मेन 3 बॉडी से मतलब है, लेजिस्लेचर जिसका काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करना। एग्जीक्यूटिव जिसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इंप्लीमेंट कराना रूल्स एंड रेगुलेशंस को। जुडिशरी का काम क्या है, रिव्यू देना। फिर से लॉ को बनाना, टू मेक लॉ, टू इंप्लीमेंट लॉ, PLEMENT, स्पेलिंग बहुत वीक है, एंड जुडिशरी का टू रिव्यू दैट लॉ। अब एक चीज बताओ, यहां तीनों में क्या इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, बिल्कुल हाँ। मतलब ये तीनों ना, चाहे जुडिशरी हो इक्वल्स टू चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, जेल, याद रखना इसका एक शॉर्ट ट्रिक, जेल, निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स मतलब होता है वो आसान तरीके जिससे आप चीजों को रिमेंबर कर सको। तो यहां पे याद रखना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज जेल, ठीक है। वो बालों वाला नहीं ना, ये डेमोक्रेसी वाला जेल है, दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब बच्चे यहां पे एक कंसेप्ट पढ़ते हो आप लोग, चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। व्हाट इज चेक एंड बैलेंस, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, जुडिशरी किसको रिव्यू कर रही है, लेजिस्लेटिव के लॉ को, कि अगर लेजिस्लेटिव का लॉ कुछ गड़बड़ है तो उसको तुरंत ठीक करेगी। जुडिशरी किसको देख रही है, एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है उसको रिव्यू कर रही है, ठीक है, क्लियर हुई बात। एग्जीक्यूटिव किसको अपॉइंट कर रहा है, जुडिशरी को अपॉइंट कर रहा है। लेजिस्लेचर किसको इलेक्ट कर रहा है, जुडिशरी को इलेक्ट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ये तीनों आपस में इस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं कि ना तो कोई ऊपर है ना तो कोई नीचे है। हाँ, ऑल्दो एक हाई लेवल पे आपको बात बताते हैं, इन ईयर 1976 दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेजिस्लेचर ना अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता था। 1946 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अपन PSC लेवल का भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव ना अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता था कि आई एम मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी बोला थांबा थांबा, रुक वापस आओ, और ये चीज को ना उसने कंट्रोल करना चालू कर दिया कि आप कुछ भी करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से ना ये क्या करता है, चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल क्लियर हुआ आपको कि सेम लेवल पे, अब सेम लेवल है तो ना तो कोई बड़ा होगा ना तो कोई छोटा होने वाला है। बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल को ध्यान से समझना, वर्टिकल कुछ इस तरीके से है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही होता है ना, यस और नो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। यही तो कहलाता है फेडरल सिस्टम। वही तो हम बता रहे थे 1 चैप्टर में कि पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म में अंतर ही नहीं है। इज दैट क्लियर। अगर पावर शेयरिंग आप अच्छे से कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप फेडरलिज्म को ही तो एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब पावर सेंटर और स्टेट से मूव कर जाए कहां पर, लोकल को, उसी को क्या बोलते हैं अपन, फेडरलिज्म। और वही क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इज दैट क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसकी बात करें एग्जीक्यूटिव में,
क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है? बिल्कुल हाँ। क्या उसके लेवल स्टेट एग्जीक्यूटिव है जो काम काज को आसान करने में हेल्प करता है? बिल्कुल हाँ। जुडिशरी की बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट होता है? बिल्कुल हाँ। क्या उसके नीचे हाई कोर्ट होता है? बिल्कुल हाँ। इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं? बिल्कुल हाँ। तो दिख रहा है ना, इसलिए देखो ना कितना शानदार एग्जाम्पल है ये। सब कुछ यहां पे कन्फाइंड है कि हाँ, अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो आपकी उंगलियों पे ये वाला चैप्टर डांस करेगा, देखो ऐसे बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, वर्टिकल, जिसमें पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, याद रखना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करने वाली। नेक्स्ट आफ्टर सोशल ग्रुप, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये चीज ऐसी है ना, ये अदर लोग हैं, समझो ये अदर लोग हैं जो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी चीज में क्या खराबी है। ठीक है, आपको किस तरीके से चीज़ों को सुधार करना है, और कैसे एक सोशल ग्रुप को आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोकल लेवल पे ना डिस्प्यूट को रिड्रेस कर सकते हो। वही इस चीज़ में यहाँ पे दिया हुआ है कि चाहे वो भाषाई आधार पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक आधार पे हो, चाहे वो धर्म आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, अगर आपने उनको पावर दे दी ना तो उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। कि सपोज करो, कई बार आपने केवड़िया के बारे में सुना होगा, उनको बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करना उनके लिए, या कोई रिलीजन की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। तो अगर आप पावर शेयर कर रहे हो ना तो वो अपना मैनेजमेंट खुद कर लेंगे और इससे सोसाइटी में पीस आएगा। नेक्स्ट क्या, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अच्छा, ये चीज ना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। एक होती है रूलिंग गवर्नमेंट, आपको पता होगा, एक क्या होती है, रूलिंग गवर्नमेंट। और रूलिंग गवर्नमेंट जो नहीं होती है वो क्या बनती है, अपोजिशन। क्या बनती है वो, अपोजिशन। अपोजिशन का काम ना, अगर हम एक सिंगल वर्ड में कहें, बहुत हाई लेवल पे कहें, यूपीएससी लेवल पे कहें, तो अपोजिशन का काम सिर्फ एक ही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर जिंदा हो ना तो बुराई तो होगी, सिंपल सी बात है, तारीफ तो मुर्दों की ही होती है। अगर जिंदा हो तो बुराई तो होगी ही होगी, तारीफ तो मुर्दों की ही होती है, याद रखना बच्चे। लेकिन उस बुराई को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो वो फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो वो भी कंस्ट्रक्टिव, देखो सिंपल सी बात है, फूल देने के दो तरीके हैं, या तो बढ़िया से घुटने पे आ जाओ फूल दे दो, ये रेड रोज, या दूसरा तरीका फूल लो और उसके मुंह पे मार के आ जाओ। दो चीजें, एक चीज लेकिन अलग अलग तरीके से। वैसे ही क्रिटिसिज्म में भी दो तरीके से होता है, एक डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा कि सामने वाला टूट गया, बर्बाद हो गया, और एक कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा कि सामने वाले ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और खुद में इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो बच्चे अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही करना है ताकि सामने वाला एक्सेप्ट करे और उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए। तो अपोजिशन, जो रोल ऑफ अपोजिशन है उसका काम बस यही है। प्रेशर ग्रुप है उसका काम बस यही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जैसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप, इन ईयर 2014 शायद उस टाइम मेरी 12th थी, तो उस टाइम एक बहुत अच्छा प्रेशर ग्रुप फेमस था। 12th के टाइम पे एक दामिनी केस हुआ था, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था लोगों ने, और गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज कर दिया था कि जुवेनाइल एज, जो कि ह्यूनस क्राइम के लिए 18 हुआ करती थी, अगर आपको याद है, उसको रिड्यूस करके 16 कर दिया गया। मतलब अगर आज कोई मर्डर या रेप होता है जो कि ह्यूनस क्राइम में आता है, उसके लिए आज एज हो चुकी है 16, पहले वो कितनी थी, 18 थी। इस पर आप सर्च करना। देन आफ्टर अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट है, जिससे अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं एज अ बहुत बेहतरीन पार्टी के रूप में, एज अ बेहतरीन एक प्रकार से डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कहेंगे, या डेवलपमेंट पॉलिटिशियन की, जो भी आप कह सको, उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ। फिर आपने अभी रिसेंटली किसान मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि 3 फार्म लॉस के अगेंस्ट था। क्या वो सब एक प्रेशर ग्रुप है? बिल्कुल हाँ। क्या उन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज कराया? बिल्कुल हाँ, ताकि गवर्नमेंट को बता सके कि व्हाट इज गुड फॉर अस, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए आप ये काम करो, या हमारे अगेंस्ट वो काम है उसको आप रिपेल करिए, वी डोंट नीड दैट थिंग। दिस इज हाउ पावर शेयरिंग हैपन्स, और यही क्या है, पावर शेयरिंग के फॉर्म। तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद है, पसंद तो आया ही हो। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ रहे होगे ना, कान खोल के, तो पसंद तो जरूर आया होगा। चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो हो गया है खत्म। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।